सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। मैं के.आर. मीना से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय दौसा। आज का जो हमारा टॉपिक है सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म। देखिए, भारतीय राजनीति के मुद्दों के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे जो भारतीय राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए काफ़ी घातक है। उनमें हमने जातिवाद के ऊपर चर्चा की, उसके बाद वर्ग के ऊपर हमने चर्चा की, और आज तीसरा जो हमारा टॉपिक है सांप्रदायिकतावाद, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे आज। देखिए, सांप्रदायिकता के अंतर्गत वे सभी भावनाएं तथा क्रियाकलाप आ जाते हैं जिनके आधार पर किसी धर्म अथवा भाषा के आधार पर किसी समूह विशेष के हितों पर बल दिया जाए। उन हितों को राष्ट्रीय हितों से भी अधिक प्राथमिकता दी जाए तथा उस समूह में पृथकता की भावना उत्पन्न की जाए या उसको प्रोत्साहन दिया जाए। देखिए, भारत में विभिन्न प्रकार की जाति, धर्म, भाषा और संप्रदाय के लोग रहते हैं। पारसियों, बौद्धों, जैनों तथा ईसाइयों के अपने अपने संगठन हैं और साथ ही अपने सदस्यों के हितों की साधना में लिप्त रहते हैं। परंतु ऐसे संगठनों को सामान्यतः सांप्रदायिक नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वे किसी पृथकता की भावना से प्रेरित नहीं है। इसके विपरीत मुस्लिम लीग, मुस्लिम मजलिस, हिंदू महासभा, बजरंग दल और अन्य कुछ संगठनों को सांप्रदायिक कहा जाएगा, क्योंकि वे धार्मिक कट्टरता के भाव को अपनाकर धार्मिक अथवा भाषा समूह के अधिकारों तथा हितों को राष्ट्रीय हितों के ऊपर रखते हैं। इस प्रकार सांप्रदायिकता का सामान्य अर्थ है धर्म अथवा संप्रदाय के आधार पर एक दूसरे के विरुद्ध भेदभाव रखना। एच मरियम ने कहा है इसके बारे में, उन्होंने अपने विचार रखे हैं कि सांप्रदायिकता अपने समुदाय के प्रति वफादारी की अभिवृत्ति की ओर संकेत करती है, जिसका अर्थ है भारत में हिंदूपन या इस्लाम के प्रति पूरी वफादारी रखना। डॉक्टर ई स्मिथ ने भी इसकी एक परिभाषा दी है। उसमें कहा गया है कि सांप्रदायिकता को आमतौर पर किसी धार्मिक समूह के सीमित, स्वार्थी, विभाजक और आक्रोशपूर्ण दृष्टिकोण से जोड़ा जाता है। देखिए, भारत एक पंथनिरपेक्ष राष्ट्र है जिसका समाज धर्म के आधार पर विभक्त है। भारत में सांप्रदायिकता की राजनीति को हम कुछ बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात पंथ एवं संप्रदाय के आधार पर राजनीतिक दलों का उदय हुआ, और ये राजनीतिक दल पंथ के आधार पर अपने प्रत्याशी के चुनाव और संप्रदाय आधारित ध्रुवीकरण को प्रोत्साहन देते हैं। शिरोमणि अकाली दल, मुस्लिम लीग, राम राज्य परिषद, हिंदू महासभा आदि दलों या समूह के गठन में सांप्रदायिक तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मोरिस जोन्स तो यहां तक कहते हैं कि
संप्रदाय के आधार पर गठित राजनीतिक दल संकीर्ण हितों को प्रोत्साहन देते हैं, आश्रय देते हैं। भारत में धार्मिक दबाव गुटों द्वारा अपने हितों में राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित करने के लिए शासन की नीतियों को प्रभावित किया जाता है। भारत के अधिकांश राजनीतिक दल चुनाव के दौरान संप्रदाय विशेष के वोट बैंकों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न संप्रदायों के लिए नारे तथा विविध संप्रदायों को जोड़ तोड़ किया जाता है। अनेक बार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पंथ के आधार पर पृथक राज्य की मांग की जाती है। नागालैंड के ईसाइयों की पृथक राज्य की मांग तथा पंजाब में अकाली दल द्वारा मास्टर तारा सिंह के नेतृत्व में पूर्वी पंजाब में पृथक सिख प्रांत की मांग पंथ के आधार पर की जाने वाली मांगी थी। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि भारतीय राजनीति में पंथ एवं सांप्रदायिक तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चुनाव में प्रत्याशी खड़ा करने से लेकर मंत्रिमंडल के निर्माण तक पंथिक आधार पर प्रतिनिधित्व का ध्यान रखा जाता है। भारत में सांप्रदायिकता की समस्या के क्या कारण है? देखिए, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व ब्रिटिश शासन के दौरान ही सांप्रदायिक वैमनस्य की भावना उत्पन्न हो चुकी थी और स्वतंत्रता के पश्चात इसके गंभीर परिणाम हमारे सामने आए, जो कई हैं जिनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। इसे ऐतिहासिक कारण, भारत में जब अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेजों ने भारत में फूट डालो और शासन करो की नीति से सांप्रदायिक वैमनस्य का उदय हो गया था। उसके बाद 1909 के पार्लियामेंट सुधार में सांप्रदायिक आधार पर पृथक चुनाव से क्रिप्स प्रस्ताव में पाकिस्तान को अपरोक्ष समर्थन देकर सांप्रदायिकता की भावना को भड़काया गया था। ब्रिटिश सरकार की इस सांप्रदायिक नीति के कारण ही भारत का विभाजन हो गया और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन सांप्रदायिक ताकतों का बोलबाला निरंतर बढ़ता गया। इसके बाद अगला जो बिंदु है, जो सांप्रदायिक समस्या का उदय माना गया है, कारण माना गया है, सोशल एंड इकोनॉमिक रीजंस कारण। कटु सत्य है कि विगत 5 दशकों से जो आर्थिक विकास का लाभ है वो आम जनता तक नहीं पहुंचा। वो देश के जो विविध समुदाय का एक बड़ा भाग आज भी अशिक्षा, बेरोजगारी और आर्थिक पिछड़ेपन से ग्रस्त है और अपने आर्थिक और सामाजिक परेशानियों के कारणों को समझने में असमर्थ बढ़ती सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा तथा चिंताओं ने सांप्रदायिकतावाद का स्वरूप प्राप्त कर लिया। यह शिक्षा और आर्थिक पिछड़ेपन से त्रस्त वर्ग सांप्रदायिक प्रचारकों का आसानी से शिकार बन जाता है। दलीय राजनीति, देखिए, भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ाने में राजनीतिक दलों का विशेष महत्व रहा है और पिछले 50 वर्षों से भारतीय दल व्यवस्था का एक सुदृढ़ वैचारिक और नीतिगत आधार विकसित न होने के कारण राजनीतिक दल इन के कारण सत्ता प्राप्ति करने हेतु जातिगत सांप्रदायिकता, भाषाई तथा क्षेत्रीय आधार पर जन समर्थन के लिए जोड़ तोड़ करते हैं, जिससे देश में पारस्परिक सद्भावना और सहयोग की हानि होती है और एक तरीके से सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक दल
जिनसे सांप्रदायिक वैमनस्य बढ़ता है, स्वार्थ की पूर्ति करते हैं और चुनाव में प्रतिस्पर्धा के कारण भारत में सांप्रदायिकता की राजनीति उत्तर बढ़ती जा रही है। संकीर्ण समूह चेतना और हितवाद। देखिए, भारत में एक और अल्पसंख्यक जो मुस्लिम सांप्रदायिक समुदाय का एक बड़ा भाग राष्ट्र की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाया और आज भी पृथकतावाद से ग्रस्त है। और दूसरी ओर संकीर्ण हिंदू राष्ट्रवाद के समर्थकों ने देश के बहुलवादी स्वरूप को अस्वीकार कर दिया। आज पृथक समूह चेतना से ग्रसित मुसलमानों तथा संकीर्ण हिंदू राष्ट्रवाद ने देश के दो प्रमुख संप्रदायों के मध्य वैमनस्य आशंका को उपजाया, एकीकृत राष्ट्रीयता के दृष्टिकोण प्रहार किया। पाकिस्तानी प्रचार और षड्यंत्र। भारत के पड़ोसी राज्य पाकिस्तान का जो दुष्प्रचार है, इसने भी तनाव और विद्वेष उत्पन्न किया है। पाकिस्तान द्वारा पूर्व में पंजाब तथा वर्तमान समय में कश्मीर में पृथकतावादी तत्वों को बढ़ावा देने से भी सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ावा मिला है। विदेशी धन। भारत में विदेशी धन भी सांप्रदायिकता का एक कारण है। खाड़ी राष्ट्रों और पाकिस्तान की ओर से भारत में मुसलमानों को संगठित करने के लिए धन भेजा जाता है। इसके अतिरिक्त गरीब लोगों को धन का लालच देकर विदेशी ताकतों और उनसे सांप्रदायिक दंगों को अंजाम दिलाया जाता है। ये थे भारत में सांप्रदायिकता की समस्या के कारण। उसके बाद हम देखेंगे कि सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम क्या है। भारत में भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का जो उत्तरदायित्व किस पर डाला जाए, ये दूसरा प्रश्न है। पर समस्या यह है कि सांप्रदायिकता के कारण भारतीय जनकल्याण, राष्ट्रीयता और संगठन को आज कितना भयंकर खतरा पैदा हो गया, जिसका लाभ हमारे पड़ोस के दुश्मन तक उठाने की ताक में बैठे। अपने उग्र रूप में इस सांप्रदायिकता कितनी भयंकर हो सकती है, ये तो विभक्त माँ अपने कटे विभाजन की महान क्षति आज भी पूरी नहीं हो पाई। जबकि कुछ समय पहले कश्मीर, रांची, वाराणसी, अलीगढ़, जमशेदपुर, भिवंडी, हैदराबाद और मेरठ के सांप्रदायिक दंगों ने उस घाव पर और भी नमक छिड़क दिया है। भारतीय राजनीति में इसके कई दुष्परिणाम हैं जो इस प्रकार है। राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण। देखिए, भारत में सांप्रदायिकता का जो दुष्परिणाम है, इसे राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो रही है और कोई भी सरकार सही ढंग से शासन चलाने के लिए अपने आप को सक्षम महसूस नहीं करती है। ऐसी स्थिति में विकास के कार्य नहीं पा रहे, देश का विकास नहीं हो रहा है, विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं वो सब अटकी हुई है। देश की एकता और अखंडता के ऊपर हमेशा खतरा मंडरा रहता है। इस सांप्रदायिकता के कारण हमारे देश की एकता और अखंडता को खतरा उत्पन्न होता रहता है। भारत में जब संविधान का निर्माण किया गया, उस समय संविधान में अखंडता शब्द का उल्लेख नहीं किया गया, क्योंकि भारतीय संविधान निर्माता चाहते थे कि राज्य के नागरिकों को एक ऐसी भावना विकसित करे जिससे भारत में अखंडता बनी रहे। संविधान के लागू होने के पश्चात देश में होने वाले सांप्रदायिक दंगों तथा क्षेत्रवाद की पनपती प्रवृत्ति के कारण संविधान में 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 करके इसकी प्रस्तावना में एकता के साथ अखंड
का शब्द जोड़ा गया। देश में अराजकता एवं अशांति का वातावरण है। हमारे देश में जब जब भी सांप्रदायिक दंगे हुए तो राज्यों में असौहार्दपूर्ण और अशांतिपूर्ण वातावरण बना, और इन दंगों के कारण जान माल को काफी क्षति होती है, और राज्य का प्रत्येक नागरिक अपने आप को प्राकृतिक अवस्था की स्थिति में पाता है। इसे मत्स्य न्याय का प्रचलन होता है। आर्थिक क्षति, ये देश में जब जब भी और कभी भी जब सांप्रदायिक दंगे होते हैं तो आर्थिक हानि सबसे अधिक हुई है। 2002 के गुजरात के सांप्रदायिक दंगों ने काफी आर्थिक नुकसान किया। दंगों में अव्यवस्था का वातावरण बन जाता है, व्यापार कार्य ठप हो जाता है, लोग दूसरे स्थानों की ओर पलायन कर जाते हैं, राष्ट्रीय संपत्ति को बड़ा नुकसान होता है, देश की अर्थव्यवस्था उथल पुथल हो जाती है। मनोवैज्ञानिक तनाव, सांप्रदायिकता के कारण विभिन्न संप्रदायों में मनोवैज्ञानिक तनाव का वातावरण बन जाता है, जिसके कारण ये संप्रदाय बार बार आक्रामक रुख अपनाने को मजबूर हो जाते हैं, उनमें एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना उत्पन्न हो जाती है, जिससे भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को क्षति पहुंचती है। जनहानि, सांप्रदायिक कारण न केवल आर्थिक हानि होती है बल्कि जनहानि भी होती है। मुंबई, मेरठ, रांची, अहमदाबाद, अलीगढ़, भिवंडी, हैदराबाद, श्रीनगर, बनारस, किसी में भी सांप्रदायिक दंगे का इतिहास देखा जाए तो इसे स्पष्ट होता है कि दंगों की में कहीं जानी गई। 27 मई 2002 को जो गोधरा कांड हुआ था, गोधरा रेलवे स्टेशन पर एक खास समूह के उपद्रवियों द्वारा साबरमती एक्सप्रेस पर हमला कर 4 डिब्बों में आग लगा दी, जिसमें 58 व्यक्ति जिंदा जल गए तथा 43 लोग घायल हुए। इस प्रकार सांप्रदायिक दंगों से जीवन कष्ट में एवं नरक में भविष्य की ओर अग्रसर होने को मजबूर हो जाता है। भारत में इस सांप्रदायिक समस्या को रोकने के लिए कुछ सुझाव, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, सांप्रदायिकता मानवता के लिए गंभीर अभिशाप है, और भारत जैसे देश में तो ये और भी घातक है। इसको दूर करने के लिए कुछ सुझावों के ऊपर हम चर्चा करेंगे, कुछ उपायों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। जैसे राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता होनी चाहिए। देखिए, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार कर सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके कार्यकर्ता विभिन्न जातियों और संप्रदायों के बीच वर्तमान मतभेदों को बढ़ाने या आपसी घृणा पैदा करने के लिए कोई काम न करें। धार्मिक सहिष्णुता को प्रोत्साहन दिया जाए। देखिए, गांव और मोहल्लों के स्तर पर विभिन्न संप्रदायों के लोगों को, विशेषकर हिंदू और मुस्लिम लोगों को, एक दूसरे से मिलने जुलने के लिए तथा एक दूसरे के धर्म के प्रति सहिष्णुता अपनाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाए, और किसी विशेष के धार्मिक उत्सवों को में दूसरे सभी संप्रदायों के लोगों को शरीक होने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। धार्मिक सहिष्णुता की भावना जब हिंदू और मुसलमान में होगी तो इस प्रकार के सांप्रदायिक दंगों के ऊपर अंकुश लगेगा। संविधान के प्रति आस्था, देखिए, सांप्रदायिकता की समस्या को दूर करने के लिए या खत्म करने के लिए लोगों में संविधान के प्रति आस्था होनी चाहिए। संविधान के जो मूल्य हैं, संविधान के जो उद्देश्य हैं, उनको समझना चाहिए। सरकार द्वारा भरसक प्रयास किया जाना चाहिए कि संविधान के मूल्य, संविधान के सिद्धांत, आदर्श और प्रावधानों में आस्था तथा विश्वास रखे, और संविधान में आस्था बढ़ने से कोई भी व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष जैसे सिद्धांतों से दूर नहीं भागेगा।
नैतिक व आध्यात्मिक शिक्षा देना। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, अतः यहाँ धर्म आधारित शिक्षा वर्जित है, परंतु नैतिक व आध्यात्मिक मूल्यों और आदर्शों से संबंधित शिक्षा राज्य के नागरिकों को के लिए अति आवश्यक है। और सभी विद्यालयों में शिक्षा में नैतिक, आध्यात्मिक एवं मानव धर्म का पाठ पढ़ाया जाए। सांप्रदायिक जो संगठन है उनके ऊपर, सभी के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाए और सरकार को समय समय पर सांप्रदायिकता की भावना तीव्र करने वाले जो संगठन है उनके ऊपर बिल्कुल कठोर प्रतिबंध लगाया जाए और आवश्यकता पड़ने पर उनको समाप्त कर दिया जाए। विभिन्न कानूनों के माध्यम से सांप्रदायिक संगठनों को अपने नियंत्रण में रखें। चुनावी राजनीति पर प्रतिबंध लगाया जाए। सांप्रदायिक समस्या का सबसे बड़ा कारण भारत में राजनीतिक दल और चुनावी राजनीति है। राजनीतिक दलों का एक कर्तव्य बनता है कि वो स्वयं सांप्रदायिक विरोधी लहर उत्पन्न न करें। वे अपने संगठन में सभी समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व प्रदान करें। इसके लिए जरूरी है कि सरकार राजनीति के लिए एक ऐसी आचार संहिता का निर्माण करे जिससे वो सांप्रदायिकता के राजनीति पर चुनावी राजनीति का गंदा खेल न खेले। धर्मनिरपेक्षता का प्रचार और प्रसार किया जाए। राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के सुलभ संचार माध्यमों का इस्तेमाल सेकुलरिज्म के आदर्शों का प्रचार करे और सांप्रदायिक और क्षेत्रीय शक्ति को बढ़ावा देने के लिए इनके ऊपर अंकुश लगाया जाए। बच्चों को नैतिक शिक्षा का प्रावधान हो। देखिए, बच्चों को मॉरल एजुकेशन की व्यवस्था की जाए और इनसे सांप्रदायिक भावनाओं और क्षेत्रीय तथा विदेशी निष्ठा से दूर रखा जाना चाहिए। प्राइमरी और सेकेंडरी कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम इस प्रकार तैयार किया जाए ताकि सभी धर्म के बच्चों को महापुरुषों की जीवनी पढ़ाई जाए, उनमें आपस में सद्गुण, नैतिकता, नीतिपरायणता, कर्तव्य निष्ठा की भावना उत्पन्न की जाए। तब सांप्रदायिकता के ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है। जैसे अफवाह फैलाने वाले हैं, इनके ऊपर सख्ती की जाए सरकार की। राज्य सरकारों को सांप्रदायिक, क्षेत्रीय या घृणा को बढ़ावा देने या सांप्रदायिक या क्षेत्रीय सद्भाव में बाधा डालने वाले गलत या उत्तेजनापूर्ण समाचारों और विचारों के प्रकाशन या प्रचार प्रसार की रोकथाम के लिए कठोर से कठोर कदम उठाया जाए, तभी इसके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के शब्दों में, भारत के लोगों के मन मस्तिष्क की एकात्मकता उत्पन्न करने हेतु भारतीयों में नैतिकता, सदाचार और आध्यात्मिकता की नींव डालनी होगी और आर्थिक समृद्धि और धार्मिक समृद्धि के बीच सशक्त पुलों का निर्माण करना होगा। धर्म और विज्ञान के बीच सामंजस्य स्थापित करने पर ही भारत में समृद्धि और शांति की स्थापना हो सकेगी। इसके लिए मैं और तू की अहमता और शुद्धता को त्याग करना अति आवश्यक है, तभी भारत में सांप्रदायिकता की राजनीति को या सांप्रदायिकता जैसे जहर को खत्म किया जा सकता है। आज इसके कारण हमारा देश किसी भी तरीके से विकास नहीं कर पा रहा है। विद्यार्थियों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।